जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल नॉलेज का कवर किया था, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। अब बच्चों के कमेंट्स आए थे सर आरटीआई पे लेक्चर पहले लाओ, तो आज से हम आरटीआई को कवर करेंगे। 2 लेक्चर्स पे आरटीआई कवर हो जाएगा। आरटीआई स्टैंड्स फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपने आरटीआई एक्ट 2005 का पढ़ना है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुई है जो 2019 में, उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बेयर एक्ट, जो ऑफिशियल एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, आरटीआई एक्ट 2005, वही मैं ले आया हूँ। इसमें मैं कुछ आपको एडिशनल चीज़ें बताऊंगा। ये तो पीडीएफ बहुत लंबी है, बट हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ना, एक पेन नोटबुक लेके जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख लेना। प्लस ये पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लेना। मैंने हाईलाइट कर दी हैं चीज़ें, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का हमने कवर करना है। सबसे पहली बात, इसमें हमें देखो, जैसे आपने पॉलिटी में थोड़ा बहुत आपको कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उसमें भी कुछ चैप्टर होते हैं। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, उसमें चैप्टर होते हैं ना। इसमें कोई साइंस की बुक है तो उसमें 12 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। उस चैप्टर्स के अंदर जो हैं कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? तो 6 चैप्टर हैं। तो पहले आपने याद रखना है आरटीआई एक्ट 2005 में कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। और कितनी सेक्शंस हैं? 31 सेक्शंस हैं। तो कितनी सेक्शंस हैं? 31 सेक्शंस हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। पहली बार जो आरटीआई फिल करी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? शाहिद रजा बुरनी द्वारा। तो ये नाम याद कर लेना, शाहिद रजा बुरनी ने पहली बार जो है आरटीआई फिल करी थी, पुणे में की गई थी। तो पहली बार जो अगर आरटीआई फिल करी किसने करी, ये क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जा सकता है, तो आप ये नाम याद रखो। बट ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था उसमें कितनी सेक्शंस थी? 31 सेक्शंस। और कितने चैप्टर्स थे? 6 चैप्टर। यही हमें पढ़ना है, वो 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और उसमें 31 की 31 सेक्शंस हमें याद नहीं करनी है, हमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करनी है। और मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी आपको पढ़नी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। पहले तो ये चीज आप देखोगे। अब देखो यहां पर एक एक करके हम देखेंगे किस चैप्टर में क्या आता है। देखो जो हमारा पहला चैप्टर है ना, चैप्टर 1, उसका नाम है प्रीलिमिनरी, मतलब बेसिक। जो पहला चैप्टर है उसमें क्या चीज़ें, एक तो आपने देखो उसमें पहली सेक्शन जो है, ये सेक्शंस आ जाएंगी। फर्स्ट सेक्शन जो है वो डील करती है कि टाइटल, मतलब जो आपका आरटीआई एक्ट है उसका टाइटल क्या है, वो कहाँ, उसकी एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक है, क्या पूरे इंडिया में अप्लाई है, जम्मू कश्मीर में अप्लाई है या नहीं है, ये सब बताऊंगा। और कमेंसमेंट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, ध्यान से सुना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन, तो आपने मार्क करना है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 किसके साथ डील करता है? डेफिनेशंस के साथ डील करता है। देखो ये मैं इसलिए लेके आया हूं, ऑफिशियल एक्ट, बेयर एक्ट ही इसलिए ले आया क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम एक्ट से पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आपको एग्जाम में। अब पहले चैप्टर में 2 ही चीज़ें हैं, प्रीलिमिनरी में 2 ही चीज़ें। एक तो टाइटल याद करो, टाइटल, पहली सेक्शन टाइटल के साथ डील करता है और दूसरी सेक्शन डेफिनेशन के साथ डील करता है। दैट्स इट, बस इतना देखना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो चैप्टर 2 किस किस के साथ डील करता है। चैप्टर 2 में आता है, देखो पहले तो हेडिंग देखो, चैप्टर 2 में क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब चैप्टर 2 का नाम है, एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें हक है इंफॉर्मेशन लेने का। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हमें हक है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरटीआई एक्ट का मतलब ही यही है। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मतलब ये हमें सिटीजन्स को राइट दे रहा है। ये एक्ट जो है सिटीजन्स को राइट दे रहा है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उससे हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कहीं पर एक कोई ब्रिज बना है, तो हम चाहते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिले कि इस ब्रिज की कितनी कॉस्ट थी, खर्चा कितना हुआ, तो हम ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरटीआई एक्ट, ठीक है। एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, एक तो सिटीजन को राइट दे रहा है इंफॉर्मेशन का कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं, बेसिकली उनकी क्या क्या ऑब्लिगेशन, मतलब टाइमली इंफॉर्मेशन देना उनकी ऑब्लिगेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो उन पर फाइन लगेगा। ये सारी ऑब्लिगेशन भी चैप्टर 2 में है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो बेसिकली, अब आपको कोई पूछे कौन सी सेक्शन डील करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो सेक्शन 3 डील करती है। सेक्शन 3 यही चीज़ कहती है कि हर एक सिटीजन के पास इंडिया की ये हक है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अभी हम डिटेल में एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, बट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन सी सेक्शन में आता है? सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 4 में क्या? ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ कहने का मतलब उसकी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, डेफिनेशन में दी गई है। पब्लिक अथॉरिटी समझ लो अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब उनको क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है, तो वो हम सेक्शन 4 में देखते हैं, ठीक है।
अब सेक्शन 5 किसके साथ डील करता है? डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर किसी भी सिटीजन को इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो वो किससे लेगा? वो इंफॉर्मेशन लेगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। तो डेजिग्नेशन क्या होगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की? वो बेसिकली हमारी कौन सी सेक्शन में है? सेक्शन 5 में, ठीक है। सेक्शन 6 में रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, मतलब हम कोई भी सिटीजन है वो रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल सिटीजन के पास ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन किसी से भी मांग सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब वो रिटर्न में भी दे सकते हैं, मतलब खुद लिख के भी मैं दे सकता हूँ और मैं टाइप भी करवा के दे सकता हूँ, मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, हिंदी में भी लिख सकता हूँ, या किसी भी उस एरिया के ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो मेरी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आप सबको पता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी। तो मैं किसी भी लैंग्वेज में लिख के कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे DC जम्मू से इंफॉर्मेशन मांगनी है तो मैं मांग सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 जो है यही चीज़ के साथ डील करता है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए किस किस तरह से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। आइडिया दे रहा हूँ, अभी चीज़ें अच्छे से डीपली कवर करेंगे। अब डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट हमने करी, मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी है PIO से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के, मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मेरी रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने में उसको टाइम दिया जाएगा कि 30 दिनों में तुमने मेरी इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें हर दिन का फाइन पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में हम यही चीज़ों के साथ डील करते हैं। सेक्शन 8 डील करती है एक्सेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर इन्फो। अब सारी इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज नहीं ना करेंगे। अब अगर आप कल जाओ किसी, मान लेते हैं आप किसी जा रहे हो किसी पुलिस स्टेशन में और तुम RTI लगा दो, मुझे उस टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आर्मी को बोलो मुझे उस टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन दो, तो वो नहीं देंगे भाई। या आप अगर फॉर एग्जांपल कोई पेटेंट है, किसी ने एक कोई रिसर्च की हुई है, तुम RTI लगा दो कि मुझे इसकी रिसर्च का पूरा वो बता दो कि फॉर्मूला क्या था, कैसे ये दवाई बनी, तो भाई पेटेंट है, उसमें कॉपीराइट है, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये सेक्शन 8 इसी के साथ डील करती है कि कुछ चीज़ों में जो है इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, वो RTI के अंदर नहीं आती, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 9 जो है वो डील करती है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टन केसेस, मतलब कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी जाएगी, उसमें रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। सेक्शन 10 सेवरेबिलिटी के साथ डील करता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान नहीं देना है। सेक्शन 11 जो है थर्ड पार्टी इन्फो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे किसी तीसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, तो जब मैं आपसे तीसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो आप जो है पहले उस तीसरे बंदे से पूछेंगे कि मैं तेरी इन्फॉर्मेशन किसी को दूं या ना दूं। तो बेसिकली थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में इन्हीं चीज़ों के साथ डील किया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको एग्जाम में कोई सेक्शन पूछी जाएगी ना, जहाँ तक मेरा आइडिया वो इसी सेक्शन से पूछी जाएगी, इस चैप्टर से पूछी जाएगी। तो चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या डील करते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 3 डील करती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हर सिटीजन के पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सेक्शन 4 की पब्लिक अथॉरिटीज़ की क्या क्या ऑब्लिगेशन है। सेक्शन 5 PIO की क्या डेजिग्नेशन होगी। सेक्शन 6 जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। 7 जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेगी कोई पब्लिक अथॉरिटी। फिर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8। 9 ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। 11 थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जो है आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 डील करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ। देखो सेंट्रल लेवल पे, देखो जो सेंट्रल की PSU होंगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PSUs होंगी, वहाँ पर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है। अब उस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन सी चैप्टर में? चैप्टर 3 में। इसमें तीनों में देखो सेम है। चैप्टर जो सेक्शन 12 है वो डील करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे बनेगी, मतलब इसमें कौन कौन होगा, ठीक है, इसको कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डील होती हैं। सेक्शन 30 डील करती है इसका टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कितने साल के लिए। पहले ये 5 साल और 65 ईयर्स एज तक होता था, अमेंडमेंट के बाद चेंज हो गया, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। और कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होगी। 14 डील करता है इस चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और जो इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे सेंट्रल लेवल पे, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन इसके साथ डील करते हैं। सेम ये हो गया सेंटर में केस। सेम इज द केस विद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का सेक्शन 15 है, वो बताती है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन मेंबर होंगे। 16 डील करता है उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितनी देर का होगा और कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगे। और 17 रिमूव करती है, किससे बात करती है कि हम जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। सेक्शन 17 जो है उनके साथ डील करती है, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा? चैप्टर 4 में। 2 चैप्टर रह गए। उसके बाद चैप्टर 5 डील करता है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इनकी क्या जो है पावर्स होंगी। तो सेक्शन 18 इसके साथ डील करता है। 19 इज इंपॉर्टेंट, अपील। देखो फॉर एग्जांपल क्या होगा 19 में, जैसे मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं पर इन्फॉर्मेशन के लिए किसी कंपनी में लगा दिया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट PSU, मान लेते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट था, उसमें कोई रोड बनी है और मुझे उस रोड के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने वहाँ पर क्या कर दिया? RTI फिल कर दी, ठीक है, कि ये रोड कब बनी वगैरह। अब उन्होंने मेरी RTI का जवाब नहीं दिया,
या मान लेते हैं उन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया, या उस टाइम बाउंड में उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो भाई मेरे पास एक तरीका और भी है ना कि मैं उसके आगे अपील कर सकता हूँ, कोर्ट में जा सकता हूँ कि मेरी आरटीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो अपील बेसिकली कौन सी सेक्शन में आती है, सेक्शन 19 में आती है। अपील का मतलब यही होता है, ठीक है, जो मतलब एक अगर लोअर कोर्ट या कोई भी ट्राइब्यूनल है या कोई भी बॉडी अगर आपको वो जवाब नहीं दे रही है तो आप उससे हायर अथॉरिटी में जा सकते हो। और 20 डील करती है पेनल्टीज़ का। ये दो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये दो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। बाकी ये मिसलिनियस वाली हैं, इसमें आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो ऊपर वाली थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने बता दिया, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 24 है, जैसे एक्ट जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट थी। बाकी इतनी ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब थोड़ी देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है, देखो हिस्ट्री ये है कि ये जो हमारा आरटीआई एक्ट है, देखो कोई भी चीज़, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, कोई भी चीज़ एक्ट कैसे बनती है। जैसे JNK, आप सब जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपको पता है। तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल होता है, एक बिल जाता है, तो वो बिल पहले रखा गया राज्यसभा में, फिर रखा गया लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट का उसको असेंट मिला और फिर वो फोर्स में आया था 31 अक्टूबर 2019 में। ये आप सबको पता है, ठीक है। ऐसे समझो, जो आरटीआई एक्ट है वो पहले रखा गया लोकसभा में, तो लोकसभा में जो आरटीआई बिल था, पहले बिल होता है, जब ये पास हो जाता है तो एक्ट बनता है। तो ये बिल लोकसभा से पास कब हुआ था, 11 मई 2005 में, ठीक है। फिर इसको राज्यसभा में कब पास किया गया, 12 मई 2005 में। फिर प्रेसिडेंट ने इसको असेंट कब किया, 15 जून 2005 में। और ये फोर्स में कब आया, ये डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 2005 में। मतलब 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे ये तब अप्लाई नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में अप्लाई हुआ 2019 के बाद, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद आरटीआई जो है जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई। अब जम्मू कश्मीर में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो थ्रू आरटीआई, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो आपने याद रखने, लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला और फोर्स में कब आया, ठीक है। देखो मैं आपको बर्डन नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से सब चीज़ें समझा रहा हूँ। इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि आरटीआई आपको नहीं भूलेगा, दिमाग में आपकी चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ सोचने वाली है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर है, हमारे संविधान में ऐसी कोई चीज़ बोली हुई है जो आरटीआई के फेवर में है? तो बिल्कुल, अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 पता होगा, आर्टिकल 19 मैंने पढ़ाया हुआ है पॉलिटी में। आर्टिकल 19 कौन सा है, डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हर एक को बोलने का और एक्सप्रेस करने का हक है, उसी के तहत हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं। तो इसी के तहत हम भी तो अपनी आवाज़ ही तो रख रहे हैं। बेसिकली हम पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि तुमने ये काम किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन दो। इससे हमें क्या होगा, बेसिकली जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होंगी वो अकाउंटेबल होती हैं लोगों को। अगर आज कोई गलत काम करना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन करना चाहती है, उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि अगर मैं करप्शन करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे होंगे अगर वो करप्शन करेंगे तो कल कोई आरटीआई लगा सकता है। तो बेसिकली यहाँ से आरटीआई से आती क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ही आती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल जो 19 था वो बेसिकली थोड़ा बहुत आरटीआई एक्ट को फेवर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जो एक्ट में आरटीआई की डेफिनेशन जो दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ क्या डेफिनेशन है। देखो एक्ट बेसिकली इसका काम है एक प्रैक्टिकल रिजीम बनाना, राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द वर्क ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। देखो कुछ नहीं है, बेसिकली आरटीआई एक्ट लाने का यही मकसद है ताकि पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं उनमें थोड़ा कंट्रोल लाया जा सके, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ठीक है। और एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे जो इन मैटर्स को देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर क्या होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो हम सब कवर करेंगे। बाकी इसमें से आपको कुछ नहीं देखना है। अब हम एक एक करके सभी सेक्शंस को कवर करेंगे और इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आपको आएगा उसमें हम क्या डील करेंगे, उसमें हम डील करेंगे अमेंडमेंट। आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुई है और कुछ चेंजेस भी आए। आज मैं आपको 2005 के एक्ट पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में 2019 में जो इसमें अमेंडमेंट हुई है वो बता दूंगा, ताकि एग्जाम में अगर 2005 के पर्सपेक्टिव से पूछे आप भी बता दो और एट प्रेजेंट पूछे क्या चल रहा है तो 2019 के अमेंडमेंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्या देखा, 6 चैप्टर हैं, 31 सेक्शन है। क्या क्या हिस्ट्री है वो कवर कर लिया और सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी में पहला जो है शॉर्ट टाइटल में क्या कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो अगर आपको कोई पूछे
कौन सी सेक्शन में ये बोला गया है कि इस एक्ट को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बोलेंगे, तो सेक्शन 1 में बोला गया, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। उस टाइम में 2005 में ये बोला गया था पूरे इंडिया में लगेगा बट जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। बट नाउ अगर एट प्रेजेंट में बात करूं तो ये अप्लाई होता है ओवरऑल इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया उसके बाद वेरिएशन आई और RTI एक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है, मतलब ओवरऑल अब इंडिया में अप्लाई होता है। ये जो मैंने चीज़ें साथ लिखी हैं मैंने एडिशनली इसमें ऐड करी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब जो सेक्शन सेकंड है ना वो डील करता है डेफिनेशंस के साथ, मतलब डिफरेंट चीज़ों की क्या डेफिनेशंस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैंने नेक्स्ट लेक्चर के पढ़ाया मैं, ठीक है। डेफिनेशन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट इतना याद करना कि सेकंड जो है सेक्शन जो है वो डील किसके साथ करती है, डेफिनेशन के साथ डील करते हैं। अब थर्ड सेक्शन में करते हैं। थर्ड सेक्शन क्या आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये क्या कहती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब इंडिया के हर सिटीजन के पास हक है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है पब्लिक अथॉरिटी। अब ये नहीं है कि यूएसए का सिटीजन इंडिया में आके RTI फाइल करे तो वो नहीं कर सकता। इंडिया के सिटीजन्स को ये हक दिया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, सेक्शन 3 में बोला गया, ठीक है। सेक्शन 4 में पब्लिक अथॉरिटीज जो होंगी उनकी क्या ऑब्लिगेशन है, तो सबसे पहली बात पब्लिक अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशन है कि वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। मतलब देखो ना, अगर मैं RTI लगा रहा हूँ तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ तो भाई अगर उनके पास रिकॉर्ड होगा तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे ना, अगर उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से देंगे। तो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी को ये ऑब्लिगेशन है उनकी कि उनको अपने ऑफिस के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ये कहती है सेक्शन कौन सी, सेक्शन 4, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, और ये देखो ध्यान से, ये देखो पब्लिश विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जब ये एक्ट आया 2005 वाला एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, इनेक्ट होने का मतलब जब ये फोर्स में आया अक्टूबर में, उसके कितने दिनों के बाद 120 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने क्या करना है, ध्यान से सुनो, 120 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने पब्लिश करना है। क्या क्या पब्लिश करना है, इन्होंने पब्लिश करना है पर्टिकुलर्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटी। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या, मतलब कौन कौन लोग हैं, इनकी क्या क्या फंक्शन है, ड्यूटीज है, सारा बताना है 120 दिनों के अंदर, ठीक है। पावर एंड ड्यूटीज़ क्या है, उनके ऑफिस और एम्प्लॉयज़ क्या काम करते हैं, ये सब बताना है। द नॉर्म सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, तो मतलब जो अपने फंक्शन करने के लिए उन्होंने क्या रूल्स बनाए हुए हैं उनको वो फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें। मतलब सेक्शन 4 मतलब होली सोली आप याद करो कि ये बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज़ को कुछ ऑब्लिगेशंस शो करता है कि जैसे पब्लिक जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। सेकंड, उनको 120 दिनों के अंदर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कंपनी है या जो भी चीज़ है उसके सारी चीज़ें बताने की, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या, वो क्या रूल्स फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें 120 दिनों के अंदर बताना है। ये 120 डेज आप याद करोगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपने चीज़ें याद रखनी, बाकी तो बहुत कुछ है वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब डेजिग्नेशन क्या होगी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो बंदा जिससे हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है। अब देखो हर पब्लिक अथॉरिटी के पास विद इन 100 डेज, ये याद रखना 100 दिनों में, ऑब्लिगेशन वाला 120 दिन था, यहाँ पर 100 दिन, 100 दिनों के अंदर उन्होंने क्या करना है, ऑफिसर अपॉइंट करने। एक होगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ध्यान से सुनो, कौन होगा, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होगा सेंट्रल वाला भी होगा और स्टेट वाला भी होगा। अब ये अलग अलग क्यों, देखो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखेगा और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो स्टेट लेवल में ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूटी गवर्नमेंट के अंदर कोई अगर कोई सपोज करो कोई डिपार्टमेंट है ना तो उसको स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखेगा, और अगर सेंटर का डिपार्टमेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखेगा, ठीक है। तो ये बनाना है कितने दिनों के अंदर, 100 दिनों के अंदर। मतलब जब ये एक्ट आया उसके 100 दिनों के अंदर हमने सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाने। और इस एक्ट में ये भी बोला गया था कि इनको हेल्प करने के लिए हम क्या बनाएंगे, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या बनाएंगे, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैंडेटरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड हम क्या बनाएंगे, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब 100 दिनों के अंदर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाने। सेंट्रल और स्टेट तो बनाने APIO तभी बनाने अगर वर्कलोड के हिसाब से देखते हुए। ये कौन सी सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 5 में बताया गया। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया कि देखो वो तो आ गया स्टेट और सेंट्रल लेवल में, और सब डिवीजन लेवल पे हमने क्या बनाने हैं, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो क्या करेंगे, जो इनको असिस्ट करेंगे इन वर्किंग, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्शन 5 की आप याद रखोगे, बाकी कुछ नहीं है। अब सेक्शन 6 जो है इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब आपने जो RTI लगानी है, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग, मतलब मैं एक सिटीजन हूँ इंडिया का
और मैंने किसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मांगनी है कि कितनी देर से लेक्चर की पोस्टें नहीं आई हैं, तो मैं RTI लगाऊंगा, ठीक है, मैं RTI लगाऊंगा वहाँ पर। अब बीइंग अ सिटीज़न मैंने इन्फॉर्मेशन उनसे मांगनी है, तो मैनर क्या है, RTI लगाने का तरीका क्या है, मतलब एप्लीकेशन कैसे भेजनी है। तो देखो मैं अपनी एप्लीकेशन APIO को भी भेज सकता हूँ और PIO को भी भेज सकता हूँ, मैं असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी भेज सकता हूँ और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी भेज सकता हूँ। बट जब मैं इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, मांगूंगा जो इन्फॉर्मेशन, उसके लिए मैं अपने हाथ से भी लिख सकता हूँ, टाइप भी करवा सकता हूँ, दोनों तरीके हैं मेरे पास। बट अगर हाथ से लिखा तो साफ साफ होना चाहिए थोड़ा। लैंग्वेज इंग्लिश में हो, हिंदी में लिख सकता हूँ या ऑफिशियल लैंग्वेजेस में लिख सकता हूँ उस एरिया की। जैसे जम्मू कश्मीर के आगे 5 ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मैं डोगरी में भी मांग सकता हूँ, मैं कश्मीरी में भी मांग सकता हूँ, उर्दू में भी मांग सकता हूँ, हिंदी में भी मांग सकता हूँ। तो मैं इन सब लैंग्वेजेस में मांग सकता हूँ। कहाँ से, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का PIO होगा उससे मैं इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। अब जब मैं उसे इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो मेरे कुछ फ़ी भी देनी पड़ेगी। तो 10 रुपीज़ नॉर्मली फ़ी होती है जब हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। बट जो BPL वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, उनको RTI में कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए उनको कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती फ़ी पे करने की, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करो एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चर की पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं, तो मुझे रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों मांग रहा हूं। ये नहीं मैं बोलूँगा कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था और मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं, नहीं, वो जरूरत नहीं होती। मतलब अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, तो मुझे रीज़न बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें मुझे उनको बतानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे उनको शायद अपना मोबाइल नंबर देना पड़े, मुझे ईमेल देनी पड़े। क्यों? क्योंकि उनको मुझे अपना कॉन्टैक्ट का तरीका बताना पड़ेगा ना, कि जब वो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे तो मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। तो मुझे अपनी कोई पर्सनल डिटेल उनको नहीं देनी है, जस्ट उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा और मुझे रीज़न भी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने हाईलाइट करी हुई हैं जो आपने याद रखनी है। देखो ये लिखा हुआ है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न, मतलब रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि इन्फॉर्मेशन हम क्यों मांग रहे हैं, और पर्सनल डिटेल्स भी बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दोज डैट में भी नेसेसरी फॉर कंटेक्ट, मतलब कंटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो दूंगा, बाकी अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन मैं उनको नहीं दूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब अब जो रिक्वेस्ट करी है उसको कितनी देर में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी ऑफिस में हूँ और मान लेते हैं मेरे को बना दिया उन्होंने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अब मेरे पास कितने दिन हैं किसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे से किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है, मतलब मैं किसी ऑफिस का PIO हूँ, मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो मेरे पास कितने दिन हैं। देखो ध्यान से सुनना, जो PIO होता है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसको विद इन 30 डेज, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 30 दिन होते हैं, 30 दिनों के अंदर रिप्लाई करना पड़ता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगी होती है उसको देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी पर्सन ने एक डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी आज, वहाँ से काउंट नहीं होता है। जब इंफॉर्मेशन PIO के पास पहुंचेगी उसके बाद PIO को 30 दिन मिलते हैं, 30 दिन के अंदर उसको उस इंफॉर्मेशन को निकाल के देना पड़ता है, ठीक है। बट अगर APIO से मांगे, असिस्टेंट जो PIO है, असिस्टेंट PIO जो है, अगर उससे मतलब असिस्टेंट वाला जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, अगर उससे इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसको 35 डेज के अंदर देनी पड़ती है। क्यों? 5 दिन इसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन PIO तक पहुंचाएगा, ये सारा मिलाकर इसको 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो अगर आप PIO से इन्फॉर्मेशन मांगते हो डायरेक्टली तो उसको 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है, और अगर आप APIO से मांगते हो तो वो मैक्सिमम उसके पास 35 दिन होते हैं, उसके अंदर उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर वो नहीं देते तो पर डे हिसाब से, मतलब 250-300 ऐसा कुछ रेट लगता है, उस हिसाब से फाइन पड़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस इज़ क्लियर। बट क्या हर एक केस में इतने ही दिन मिलते हैं? नहीं। अगर सपोज करो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी की लाइफ के साथ डील करती है, मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिली तो किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन PIO को 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है, 48 घंटों के अंदर इस इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई उसको देना पड़ता है। ये चीज़ याद कर लेना, कितनी देर में देना पड़ता है, 48 आवर्स में उसको रिप्लाई देना पड़ता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कहाँ पर लिखा हुआ है ये, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, चलो देख, हाँ ये लिखा हुआ है ना यार, कहाँ गया ये, देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर कंसर्न्स द लाइफ और लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन, जहाँ पर किसी पर्सन की लाइफ लाइबिलिटी की बात हो रही है, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। जब उसको रिक्वेस्ट रिसिप्ट हुई उसके 48 घंटों के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन जो है वापस देनी पड़ती है, ठीक है। बट एक चीज़ और याद रखना, अगर सपोज करो किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, किसकी, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्ड पार्टी वाली सेक्शन में, अगर किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई डिपार्टमेंट में, अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैं RTI लगा रहा हूँ, किस में लगा रहा हूँ, मान लेता हूँ PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से मैं इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन की मांग रहा हूँ, कोई वहाँ पर इंप्लॉय है उसकी मांग रहा हूँ, ये एक थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होगी।
अब इस PWD से मांग, PWD से रहा हूँ, किसी पर्सन की मांग रहा हूँ, इस PWD को इस केस में 40 दिन दिए जाएंगे। ठीक, कितने दिन दिए जाएंगे? 40। जब आप थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन मांगते हो ना, तो तब 40 दिन देना। क्यों? क्योंकि 5 दिन बेसिकली लग जाता है इस पर्सन को पूछने के लिए कि भाई तेरी इन्फॉर्मेशन किसने मांगी है, हम दें या नहीं दें, तो इससे भी तो कंसर्न करना है ना, तो इसके लिए 40 दिन दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखो। सेक्शन 7 जो है डील करती है कि रिक्वेस्ट को डिस्पोजल करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर डायरेक्ट PIO से मांगे है तो 30 दिन मैक्सिमम दिए जाएंगे, अगर APIO से मांगे तो 35 दिन दिए जाएंगे, अगर लाइफ और लाइबिलिटी वाला केस है तो 48 घंटों के अंदर देना है, अगर सपोज करो थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन है तो उसमें 40 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 5 दिन जो है उसको भी पूछा जाएगा, थर्ड पार्टी को भी कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मतलब मेरे को CD में इन्फॉर्मेशन डाल के दें या पेन ड्राइव में डाल के दे दें, तो एप्लीकेंट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 पे सच फी एज में भी प्रिस्क्राइब। मतलब अब आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन मुझे CD में मिले तो आपको एक्स्ट्रा फी भी पे करनी पड़ेगी उस CD के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर होती है, बट ये है कि बिलो पॉवर्टी लाइन को कोई भी फी देने की जरूरत नहीं होती। अब जब आपने सेंट्रल PIO से या स्टेट PIO से इंफॉर्मेशन मांगी है, तो बेसिकली अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं टाइमली दे पा रहा है, उसको, उस पर्सन को कम्युनिकेट करना है कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है, मतलब कितने दिनों के अंदर। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो आप उस पर्सन को बताना कि अब आप अपील फॉलो कर सकते हो किसी हायर कोर्ट में, तो ये सब चीज़ें उसको बताने की जरूरत होती है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8, एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको एग्जाम्प्ट किया गया है कि डिपार्टमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जहाँ जिस इन्फॉर्मेशन से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात है, ये नहीं ना कि अब आप टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू हो जाओ, वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर किसी कोर्ट ने मना किया कि ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए, वो भी आप नहीं मांग सकते। अगर पार्लियामेंट की प्रिविलेज वहाँ से छीनने हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल किसी का ट्रेड सीक्रेट है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो भी नहीं आप मान सकते। ये नहीं है कि मैंने पूरी उम्र लगा के कोई फॉर्मूला बनाया तो आप RTI लगा के उसको मांग सकते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर किसी की लाइफ को खतरा है उस इन्फॉर्मेशन के बाहर निकलने से, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, मतलब जो लोगों का नुकसान हो सकता है वहाँ पर, उसकी वजह से दंगे हो सकते हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी लीक नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सेक्शन 9 जो है वो डील करती है ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो उसका ग्राउंड जो है रिजेक्शन का हो सकता है, जैसे कॉपीराइट वाली इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी जाएगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है सेक्शन 9 में। ठीक है, सेक्शन 10 छोड़ दो। सेक्शन 11 जो है थर्ड पार्टी, इसमें जस्ट इतना याद रखना है कि अगर आपने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन मांगी है सेंट्रल PIO से या स्टेट PIO से, तो ध्यान से सुनो, उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से पहले थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन जो है या पार्टी जो भी है, उसको जो है सबमिशन देना पड़ता है PIO को, उसको बोलना पड़ता है रिटर्न या ओरली कि मतलब इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोज की जाए या नहीं की जाए, और थर्ड पार्टी का व्यू लेके इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है। इसीलिए सेक्शन 11 जो है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आई होप आज का आपको समझ आ गया। देखो मैं पढ़ाने में तो चैप्टर 3 भी हाईलाइटेड है, पढ़ा दूंगा, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इतना ही रखो, आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो। आप घर पे आज इतना ही रिवाइज करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता देना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेक्शन जो है, सबसे पूछ रहा हूँ बिना देखे, अभी जितना पढ़ा है ना उसको ध्यान में रखते हो, आप मुझे बताना सेक्शन 6 जो है वो किसके साथ डील करती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे सेक्शन 6 किसके साथ डील करती है RTI 2005 की। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट जो अभी हमने पढ़नी है। 5-6 सेक्शन इंपॉर्टेंट है और जो पढ़नी है सारी नहीं पढ़नी है, मिसलेनियस वाली नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको इसमें जो अमेंडमेंट हुई है 2019 में वो पढ़ानी है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब एक बार इसको PDF को मैं अभी शेयर करवा देता हूँ, मैं भी आप इसको क्या करो, अच्छे से इसको पढ़ लो, ताकि ये जितना आज पढ़ाना इसको चाहे 2 बार देख लेना यार। RTI एक्ट वापस और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। बाकी यूनाइटेड नेशंस का लेक्चर आया था 3-4 दिन पहले, उसको भी कवर कर लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है JKP कांस्टेबल के लिए, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें बहुत से लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, उनको साथ साथ कवर करो। जिस दिन आपका लेक्चर नहीं आता, एक दिन मैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का भी लेक्चर लेता हूँ, एक दिन यहाँ पर लेता हूँ, उस दिन आप उस प्लेलिस्ट में से पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा। और जैसे आपने RTI की डिमांड करी तो लेक्चर आ गया, इसी तरह जो भी चीज़ आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसमें मैं जल्दी लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। सेकंड थिंग इज डैट आपका मॉक टेस्ट जो है बहुत जल्दी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले भी जिन्होंने भी JKSSB के एग्जाम दिए, चाहे वो पटवारी का हो, जूनियर असिस्टेंट का, बहुत सारे टॉपर्स जो है हमारे यहाँ से मतलब पढ़ते हैं,
और उन्हें मॉक टेस्ट में बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं के पेपर में रेप्लिकेट होते हैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मॉक टेस्ट के इधर उधर मत भटकना, यहाँ पर करना। और बाकी जो करंट अफेयर्स के लिए आप पूछ रहे हो, तो डेली हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करंट अफेयर्स शेयर करते हैं और उनको आप कर सकते हो। बाकी कल मैं करंट अफेयर के भी एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आए तो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो किसी भी JKSSB या जम्मू कश्मीर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको इस चैनल के बारे में रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।